पता है अब इस क्लब में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देख के मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस शॉक हो जाएगा। सब चीज़ हो चुकी, न्यू लो, हर दिन चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक क्लब जो कि इतना बड़ा स्टेटस का हो, एक क्लब जिसका इतना बड़ा फैन बेस हो, इतनी बड़ी रिच हिस्ट्री हो, लेगेसी हो, वहाँ पर ऐसे छोटी टीम से हारना, बड़ी टीम से हारना या फिर काफ़ी ट्रिकी मैच में हारना अपने आप में काफ़ी बड़ी हेडलाइन बना देती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या केस रहता है ना, यूनाइटेड का केस ये हिसाब है कि यूनाइटेड अब इस लेवल पे आ चुकी है कि यूनाइटेड के लिए अब ये छोटी मोटी हार की अगर हम बात करें उस पर बात ही नहीं चल रही। कितनी लॉसेस हो चुकी हैं, कितने हार चुके हैं, कितनी टीम से पिट रहे हैं, कितने गोल खा रहे हैं, अब ये चीज़ से तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। अब जहाँ पिट रहे हैं हम वो ये चीज़ है कि अब यूनाइटेड नेक्स्ट डिसीजन क्या ले सकता है, क्योंकि सर एलेक्स फर्गसन के एरा के बाद तो सब डिसीजन ले चुके। सारे मैनेजर्स को सैक कर दिया, सारे प्लेयर्स को निकाल दिया, उन प्लेयर्स को लिया है, सबको पैसा भी दे दिया, हमने ग्लेजर्स को भी गाली दे दी। तो अब डर ये लगता है कि अरे नया डिसीजन क्या लेंगे जिससे सोचते हैं कि यूनाइटेड वापस से पटरी पे आ जाएगी। खैर, आज के एपिसोड में हम मेजॉरिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बात करेंगे, लेकिन भैया यहाँ पर लियोनेल मेसी की अपडेट है, यहाँ पर आर्सेनल ने भी अपनी बेइज्जती करवाई है, और सबसे गंदी बेइज्जती तो भैया बायर्न की हुई है। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लियोनेल मेसी की बात करें तो हमने एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में डिस्कस करा था कि कैसे अब यहाँ पर क्योंकि इंटर मियामी प्लेऑफ्स नहीं खेलेगी तो वो नल्ले हैं। अब यहाँ पर इसी के लिए क्योंकि उनको अपना शेड्यूल बढ़ाना है और वो हाइप किल नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्लान करा था कि वो चाइना में 5 नवंबर और 8 नवंबर को 2 मैच खेलेंगे अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के प्रोग्राम के अंडर। लेकिन अब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये जो टूर है वो कैंसिल हो चुका है, ये मैचेस नहीं होंगे। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि कोई डेथ हो गई है चाइना में, और उसके चलते यहाँ पर इस पूरे टूर को कैंसिल कर दिया गया है। इसका मतलब हम लियोनेल मेसी के 2 मैचेस नहीं देखने वाले इंटर मियामी के साथ। उस टाइम मैंने एक सवाल खड़ा किया था कि फिलहाल के लिए तो इंटर मियामी ने लियोनेल मेसी को एडवर्टाइज नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर मेसी को एडवर्टाइज कर दिया ताकि मेसी ऑफकोर्स यहाँ पर इंटर मियामी को देखने आएंगे। भाई, एशिया में बिना मेसी के आना तो बेकार की बात है। ऑफकोर्स यहाँ पर फैन बेस बहुत ही ज़्यादा पागल है। बांग्लादेश की बात करें, नेपाल, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया वगैरह की बात करें, यहाँ पर इनका है भाई काफ़ी ज़्यादा स्टारडम है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर आर्सेनल की, तो भैया आर्सेनल यहाँ पर वेस्ट हैम से हार गई है उनके होम पे 3-1 से, और वो भी यहाँ पर काराबाओ कप से बाहर हो चुके हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कहे कि काराबाओ कप यहाँ पर एक सेकेंडरी ट्रॉफी और ये है, उनका ध्यान तो चैंपियंस लीग पे, प्रीमियर लीग पे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, बात असल में ये है कि अगर आर्सेनल की बात करें, स्पर्स की बात करें, यूनाइटेड की बात करें, चेल्सी की बात करें, इनको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ट्रॉफी की, क्योंकि ये सारे क्लब्स उस मैनेजर्स के साथ हैं इस समय जहाँ पर हर चीज़ फिलॉसफी, हर चीज़ आइडियोलॉजी और हर चीज़ एक कल्चरल चेंज की तरफ ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। लेकिन 1 साल चल जाता है, 2 साल चल जाता है, आपको तीसरे साल यहाँ पर ट्रॉफी देनी ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर मिकेल आर्टेटा की बात करें, अब आर्टेटा ने FA कप जरूर डिलीवर करा है, लेकिन अब FA कप के बलबूते पे ही उसको बैकिंग भी मिली थी, उसको पैसा भी दिया जा रहा है, और उसके बाद उसने यहाँ पर एक कल्चरल रीसेट करके दिखा दिया, लेकिन ट्रॉफी अभी तक नहीं आई। सेम आप देखो, पोस्टेकोग्लू की बात करें तो अभी वो इनिशियल डेज में, लेकिन अगर 1-1.5 साल तक वो भी ट्रॉफी नहीं देगा तो सवाल वहां पर भी खड़ा हो जाएगा कि भाई कितना हम इन्वेस्ट करें। अगर टेन हैग की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसने काराबाओ कप दिया, और उसी के बलबूते पे वो अभी इतना टिका हुआ है जॉब में कि सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई, उसने जितना अच्छा किया है उसका क्रेडिट अभी भी बचा हुआ है। एंड सेम गोज फॉर चेल्सी, कि चेल्सी भी यहाँ पर मेक श्योर करेगी कि भाई अब पोचेटिनो के अंडर एक ट्रॉफी उठा ली जाए, जिससे फिर पोचेटिनो अपने आप को सिक्योर कर ले कि ठीक है यार, देखो मैंने जितना कर सकता था मैंने पहले सीजन में करके दिखा दिया, तुमको ट्रॉफी जितवा दी, तो मेरे को सेकंड सीजन में थोड़ा सा शांति रखना और मेरे को काम करने देना। गेम की बात करें, आर्सेनल ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट करा था, काफ़ी अच्छा स्टार्ट करा था, लेकिन वेस्ट हैम ने यहाँ पर अपने तरीके से सेट पीस स्पेशलिस्ट करके उन्होंने यहाँ पर ओन गोल करवा दिया बेन वाइट से, और इसी के साथ भाई यहाँ पर पहले 15-20 मिनट में गोल कंसीड कर लिया आर्सेनल ने। आई थिंक आर्सेनल की सबसे बड़ी जो वीकनेस यहाँ पर हाईलाइट हो रही थी वो स्मूथनेस थी। वो अटैक जो उनके स्टार्टिंग 11 में आता है, वो अटैक यहाँ पर उनकी बी टीम से आ ही नहीं रहा था इतना, ना ही ऑफकोर्स आप समझ सकते हो कि वेस्ट हैम का जो डिफेंस है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को पेनिट्रेट करने में नहीं था। ऑफकोर्स काई हैवर्ट्स को यहाँ पर 1-2 चांसेस मिले थे, एनकीतिया की बात करें तो उनको भी चांसेस मिले थे, लेकिन उस पर कैपिटलाइज करना बिल्कुल ही फेल रहा। और उसके ऊपर से यहाँ पर भाई कुडूस और पाकेता एक ऐसे प्लेयर हैं भाई, और उनको स्पेस दिया जा रहा था क्योंकि जिंचेंको यहाँ पर उनकी डिफेंसिव पोजीशंस को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। ये काफ़ी बार हो चुका है जब
एक गेम में आर्सेनल थोड़ा सा खराब खेलती है या फिर ट्रिकी पोजीशन में आती है और वहाँ पर सबसे पहला चेंज ये होता है कि तोमियासु को डाल देता है और जिनचेंको को बाहर करता है। ये बताता है कि जिनचेंको का ऑफेंसिवली ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनचेंको एक कंसेलो लाइट वर्जन है। लाइक ऑफेंसिवली बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन डिफेंसिवली उसकी जो लाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आर्सेनल ने फिर अपने सारे प्लेयर्स को डालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुडूस की अगर हम गोल की बात करें तो वो तो खैर ब्रिलियंट है भाई। पता है कुडूस के में जो एक कांस्टेंट थ्रेट देता है ना वो गेटिंग बिहाइंड वाले रन के साथ, बहुत ही ज़्यादा एपिक है। खैर यहाँ पर आर्सेनल बाहर हो गई, लेकिन इसी के साथ अगर आप अपने खुद के गिरेबान में झांक ले, मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई कल न्यूकासल यूनाइटेड से 3-0 से पिली है। बैक टू बैक, पहले मैनचेस्टर डार्बी में 3-0 से हारना और उसके बाद यहाँ पर न्यूकासल से 3-0 में हारना। देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यूनाइटेड ने कोई ख़राब स्टार्टिंग नहीं करी थी। बहुत हद तक यहाँ पर इवन चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम्स तराश रही हैं, दोनों टीम्स थोड़ा परख रही हैं कि सामने वाली टीम कर क्या सकती है, सामने वाली टीम करना चाह क्या रही है। लेकिन इसको एनालाइज करने का अलग तरीका, जब मोटे मोटे स्टैट्स पे अगर आप एक बहुत कैजुअल वे में देखोगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल यूनाइटेड को आप ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे अगर पहले 30-35 मिनट की बात करें। लेकिन अगर थोड़ी बारीकी डिटेल्स की बात करोगे, यानी कि अगर आप विजन की बात करोगे, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे स्टार्टिंग 11 हो, बाद के 11 हो, पीछे के 12 हो, 4 हो, 2 हो, कोई भी खिला ले ये, दे हैव जीरो विजन, दे हैव जीरो सीक्वेंस, दे हैव जीरो सिस्टम। पहले आधे घंटे में मैं नंबर्स इस चीज़ के दे सकता हूँ कि क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड नहीं था तो इनके पास एक आउटलेट नहीं था। गारनाचो की बात करें, हैनिबल मैजबरी की बात करें, यहाँ पर अगर हम कासिमिरो की बात करें, सब के सब मेसन माउंट 1-2 करने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था लेकिन कर रहे थे। शॉर्ट पासिंग सीक्वेंस में बिलीव दिखाया जा रहा था, उसकी वजह से न्यूकासल को बाईपास भी कर पा रहे थे, उसके नंबर्स मिल जाएंगे। कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? न्यूकासल यूनाइटेड की सेकंड टीम आ रही थी और उसके साथ भी जो एडी हॉवे का विजन था वो ऐसा लग रहा था कि उसको लग रहा है कि वो स्टार्टिंग 11 के साथ ही खेल रहा है, वही प्रेसिंग हो रही है, वही 1-2 खेले जा रहे हैं। इतने ट्रिकी और इतने क्लोज पासिस वो निकालते हैं अपने हाफ में, अपने पेनल्टी बॉक्स के करीब में, कि अगर वहां पर इतना सा भी गलती हो गया, 19-20 का 18-20 हो गया ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डायरेक्ट रन भी होगा गोल मारने का। एंड स्टिल दे डू इट फॉर द इंटायरिटी ऑफ 90 मिनट्स और एक बार भी गलती नहीं करते। ये एक एम्बेड कर रखा है कि एक सिस्टम खिलाना है, पहले 11 को भी खिलाएंगे और उसके बाद के 11 को भी खिलाएंगे। और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ना ही पहले 30 मिनट में करके दिखाया जब वो कुछ हद तक अच्छा खेल रहे थे, और बाकी के तो आप भूल ही जाओ। मेरे को जो दिक्कत आई है, हैनिबल मैजबरी का एग्रेशन बढ़िया है, लेकिन एग्रेशन के साथ इमेच्योरिटी भी है। लेकिन स्टिल आई थिंक हैनिबल मैजबरी अपनी दावेदारी दिखाता है कि भाई वो स्टार्टिंग 11 में आ सकता है अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो। गार्नाचो द ब्राइटेस्ट मेरे को लगता है कि एलिमेंट था। अगेन अपने दम पे तो वो भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी पूरी यूनाइटेड में कर रहा था उससे तो ज़्यादा ही कर रहा था। एंटनी लेना देना ही नहीं है, एंटनी का तो पता ही नहीं चलता मेरे को कि एंटनी कर क्या रहा है वहाँ पर। एंटनी प्रिडिक्टेबल है, और मेरे को लगता है कि जो 1 फुटेड, जो बहुत मेजॉरिटली डोमिनेटिंग 1 फुटेड प्लेयर्स होता है, चाहे आप रेयत मारेस की बात करो, लेफ्ट पे रहता है। अगर आप यहाँ पर बाकी अगर कोई विंगर की बात करो जो कि बहुत डोमिनेटिंग लेफ्ट लेग पे खेलता है, एंटनी भी खेलता है। लेकिन बीइंग प्रेडिक्टेबल एंड बीइंग मिजरेबली प्रेडिक्टेबल बहुत फर्क होता है उसमें भाई। आपको पता है कि मारेस कहाँ कटाएगा, आपको पता है साला कहाँ कटाएगा, लेकिन वो प्लेयर्स फिर भी निकाल देते हैं। 10 में से 9 बार वो आपको जानते हुए भी कि आपको पता है कि वो क्या करने वाले, वो तोड़ देंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। एंटनी का क्या है, पता भी है क्या करेगा, और उसको भी पता है कि वो जो करने की कोशिश कर रहा है वो होगा भी नहीं उससे। इतने अच्छे रन्स निकाले थे उसने 2-3, लेकिन एक भी जो बॉल उसने यहाँ पर प्रोडक्टिवली डाली हो। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला गोल न्यूकासल का आता है। एंड अगेन मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग कहेंगे कि यार काउंटर पर कट रहे हैं, कोई डिफेंस नहीं है। जो कल मैंने जब पहला गोल इन्होंने मारा, मेरे को लगता है कि उसका सबसे बड़ा रीज़न था, इसलिए नहीं कि हमारा डिफेंस चूतिया है, वो तो है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न था कि हम शॉर्ट सीक्वेंस पासिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ओवर कमिट कर देते हैं। ठीक है, हम अपने अटैकिंग सीक्वेंस पे इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यहाँ पे रेगुलॉन भी ओवरलैप करेगा, गार्नाचो विड्थ को मेंटेन करेगा, कासिमिरो भी आ गया, उधर से एंटनी भी आ गया, डियोगो डालो इन्वर्ट कर जाएगा, सारे प्लेयर्स को हम आगे खींच देंगे, सब हो जाएगा। अरे लेकिन फिर इतना कॉन्फिडेंट तो रखो कि भैया बॉल को लूज नहीं करना है। मतलब बॉल वहीं लूज कर दी जहां पर सबसे पीछे वाला बंदा हमारा गार्नाचो था अटैकिंग सीक्वेंस में। सोचो कि इतने कमिट हो गए, और उसके बाद न्यूकासल की जो पेस थी उसके पास हमारा कोई आंसर नहीं था। लिंडलॉफ पता नहीं किसको मार्क कर रहा था, लिंडलॉफ मैगवायर एक ही प्लेयर के रन को मार्क कर रहे थे, और यहाँ पर पूरा तरीका उन्होंने न्यूकासल के गोल के लिए दे दिया था। और उसने यहाँ पर आई थिंक विलोक था जिसने तीसरा या दूसरा गोल मारा था,
वो इतना पथेटिक गोल था, मतलब लिंडलॉफ का तो मैं समझ में नहीं आ रहा क्या बकचोदी कर रहा था वो वहाँ पर, लेकिन बहुत ही गंदी डिफेंडिंग। पहले गोल की बात करें, मेरे को याद है मेसन माउंट के सामने से कटा के चला गया, और उसके बाद यहाँ पर डियोगो डैलो के पीछे से एल्मिरॉन निकल गया, कैसे समझ में नहीं आया मेरे। मार्शियल की बात करें, पथेटिक। उसके बाद अगर मैं डियोगो डैलो की बात करूँ, बहुत ही बेकार गेम था। तभी वैन बिसाका आया, बिसाका ने मेरे को ढंग का नहीं करा, बट मेरे को लगता है कि वैन बिसाका को यहाँ पर टैकलिंग वगैरह के लिए लेके आया गया था। मेरे को सबसे बड़ी कंप्लेन यहां पर यह है कि टेन हैग का कोई सिस्टम दिख नहीं रहा है, सही बात बता रहा हूं मैं। और मेरे को लगता है कि एक मैनेजर अपनी फिलॉसफी, अपने सिस्टम और अपने फंडामेंटल्स को तभी सेक्रीफाइस करे जब उसके लिए 3 पॉइंट मैटर करे, कि जीतना सबसे ज्यादा मैटर करता है। यहां पर हो क्या रहा है कि वो तो कर ही दिया, उसकी तो धी पीट दी, उसकी तो गांड मराओ छोले खाओ वाला हिसाब हो गया, फंडामेंटल्स का, आईएक्स वाले सिस्टम का, टेन हैग बॉल का। 3 पॉइंट भी नहीं आ रहे, आप ट्रॉफी हार गए 3-0 से, आप मैनचेस्टर डर्बी हार गए, और आप, अब मैं बताता हूँ, 15 गेम्स में से आई थिंक 7 गेम हम हार चुके हैं, जिसमें से शायद से 3 से 4 में हम लोग 3 या 4 गोल से ज्यादा से पिटे हैं, और जो 8 गेम हम हार चुके हैं, जो बाकी के 7 गेम हम जीते हैं, खुद सोच के बताओ कि उसमें से कितने एक्चुअली में हम डिजर्व करते थे जीतना। इसी कंपटीशन में क्रिस्टल पैलेस वाला गेम ऐसा था 3-0 से जहां हमने हराया था, वो एक ऐसा गेम था जहां पर बढ़िया लगा था गेम। लेकिन ब्रेंटफोर्ड की बात करें, शेफील्ड यूनाइटेड की बात करें, ये कौन से ऐसे गेम्स हैं जहां पर हम जीतना डिजर्व करते थे? ये मैं उन गेम्स की बात बता रहा हूं जहां पर हम हारे नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि टेन हैग के पास अभी टाइम है, और टेन हैग को सैक करने का डिसीजन बन सकता है, लेकिन नहीं बनना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो कोई कीचड़ में आएगा नहीं कोई मैनेजर, ठीक है, कोई किसी की पड़ी लकड़ी क्यों उठाएगा। एंटोनियो कॉन्टे ने नेपोली जैसे क्लब में मना कर दिया, तो यहाँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। दूसरी चीज की काफी लोग कहेंगे क्या ग्लेजर्स को गाली देते हो, क्या ग्लेजर्स खिलाएगा क्या यहाँ पर न्यूकासल क्या गेम? देखो बात असल में ये है कि सब लोग पकड़ रहे हैं कि टेन हैग गलत है, प्लेयर्स गलत हैं, ग्लेजर्स गलत हैं। कौन गलत है? असल में गलत तो सब ही हैं, और इस सभी के सभी इतने बड़ी गलती कर रहे हैं। पर मेरे को पता है टेन हैग से ज्यादा एक और चीज पर डर लग रहा है। डर इस चीज का है कि प्लेयर्स ने अब खेलना भी बंद कर दिया है, और ये चीज बहुत एविडेंटली तुमको दिखती है। कोई मेंटालिटी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई पुश नहीं है, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनको डर है कि ये क्या कर रहे हैं यूनाइटेड की जर्सी पहन के। कोई मतलब नहीं बैठता, कोई इनके शिरकत नहीं है, कुछ नहीं है। ओल्ड ट्रैफोर्ड अपने होम पे थिएटर ऑफ ड्रीम्स पे आओ, अपनी गांड मरा के छोले खाओ, और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेवल बन चुका है यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस रैशफोर्ड के बैठे हुए यूनाइटेड ने ऐसी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि पता चलना चाहिए कि यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट विद रैशफोर्ड, मैं कह रहा हूं विद रैशफोर्ड, विदाउट रैशफोर्ड गेम हग ही रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम हग रहा है, कोई डोमिनेटिंग डिस्प्ले नहीं है। आप न्यूकासल को देखो यार, एनवी करो, उनको अप्रिशिएट करो कि किस तरीके से वो अपनी बी टीम से गेम खेल के चले गए, और यहां पर तो ABC वही है, गांड मराओ छोले खाओ। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की, तो भाई बायर्न म्यूनिख 3rd डिवीजन 15th टीम से हार गई पोकल में। और इसके पीछे अगर आप देखोगे कि सबसे पहले तो बायर्न के गेम में मैंने जो चीज देखी है, जो चीज इस गेम में भी मैंने देखी, और जो चीज पिछले गेम में भी मैंने देखी, वो एक ही चीज है। बहुत इंडिविजुअलिस्टिक आ रहा है, बहुत मेसी हो रहा है, कोई क्लियर सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं है। टुकल की जो टैक्टिक्स हैं वो मोर सर्वाइवल है रादर देन डोमिनेटिंग है। लाइक आप 3rd डिवीजन, आप कोई भी डिसीजन हो आपके पास, आप ये कैसे कह सकते हो कि यार हमारे पास जो प्लेयर है वो इंजर्ड है? भाई देख तो ले सामने वाली टीम कौन सी है। सामने वाली टीम शायद से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ई रिक्शा करके आई होगी, और तू क्या बात कर रहा है यार? तू बायर्न म्यूनिख का मैनेजर है, और तू कहीं ना कहीं सर्वाइवल टैक्टिक्स पे खिला रहा है, वो भी इस टीम के अगेंस्ट। पैथेटिक था। 96 मिनट में यहाँ पर उन्होंने विनर स्कोर कर दिया। अगेन हैरी केन का यूज नहीं किया गया हैमस्ट्रिंग के चक्कर में। थॉमस मुलर का एक गोल आया 16 मिनट में, फिर मुलर ने गेम के बाद यहाँ पर धी पीट दी बाकी प्लेयर्स की, क्योंकि सिर्फ थॉमस मुलर, माथिस तेल और एक आधा प्लेयर और था जो कि अवे फैंस को यहाँ पर लाइक टाटा बाय बाय गले वाले मिलने गए थे, बाकी सारे प्लेयर मिले भी नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, बायर्न का बेंच बहुत खराब है। जो बेंच स्ट्रेंथ है वो सही में लिटरली बहुत पिटी हुई है इस समय, क्योंकि अब तो यहाँ पर डिलीट भी चला गया, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग डॉर्टमुंड के साथ उनका मैच है, गोरेट्स का यहाँ नहीं है। तो जो जोशुआ किमिच आई थिंक सेंटर बैक भी खेला था, और लेमर यहाँ पर मिडफील्ड में खेला था। सब बहुत मेसी है, कोई क्लियर सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं है। चुपोमोटिंग था यहाँ पर खेल रहा था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइक क्लियर हो, डोमिनेटिंग हो, अपना
थॉमस टुकल की जो टैक्टिक्स होती हैं उसके बेसिस में यहाँ पर बायर्न, ऐसा लग रहा है कि सबको सब बायर्न के जो प्लेयर थे उनको फील्ड पर उतार दिया और उनको यहाँ पर कह दिया कि अपने आप फिगर आउट कर लो और देख लो हिसाब। थॉमस मुलर का जो टुकल का जो इस उसमें पूरा का पूरा सिस्टम था वो ये चीज़ था कि एक्स्ट्रा टाइम तक देखते हैं और एक्स्ट्रा टाइम में फिर हैरी केन को उतार देंगे। जबकि आपको अगर यहाँ पर ट्रेल कर रहे हो या फिर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पहले 90 मिनट्स में गेम को खत्म कर देना चाहिए था। यस, अब तुम काउंटर कर सकते हो क्योंकि हैरी केन के साथ हैमस्ट्रिंग थी, लेकिन फिर भी हैरी केन के अलावा भी बहुत सारे मैच विनर थे बायर्न के पास। और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्न के फैंस की बात करें या फिर एनालिस्ट की बात करें, वो यही कहते हैं कि बायर्न के साथ प्रॉब्लम यही आ रही है टुकल के अंडर कि भैया ये जो कप कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नॉकआउट मैचेस होते हैं, उसमें हगने वाला हिसाब है। अब टुकल एक कप मैनेजर है और कप मैनेजर में अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि बायर्न का फैन बेस टुकल का गेम पसंद नहीं कर रहा। वो ब्रूटैलिटी नहीं है, वो स्मूथनेस नहीं है, वो फियर फैक्टर नहीं है बायर्न की इसकी टीम को लेकर, डिस्पाइट की इतनी बढ़िया टीम है। और उसके बाद अगर आप कप कॉम्पिटिशन में बाहर जा रहे हो तो लानत है भाई आपके कप मैनेजर होने पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।